Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM College मंडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही पार्ट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आशा करती हूँ कि आपने ये सभी वीडियोस अच्छे से देखे होंगे। और इन वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, प्रतिधारित अर्जनों की लागत। फर्स्टली कि प्रतिधारित अर्जनें क्या होती हैं। जैसे आज कंपनी के जो पूंजी स्रोत होते हैं उनमें ऋण पत्र, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सभी कंपनी निर्गमित करती है। तो इनके लिए तो कंपनी की एक वास्तविक लागत होती है, लेकिन जो रिटेन अर्निंग्स होती है वास्तव में इनकी कंपनी के लिए कोई भी लागत नहीं होती, क्योंकि कंपनी को नहीं किसी प्रकार का कोई व्यय करना पड़ता है और इन कोषों को प्राप्त करने के लिए कंपनी को कोई भी लागत भी नहीं चुकानी पड़ती। इसलिए हम इसे लागत रहित पूंजी मानते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है। यद्यपि इसकी कोई भी स्पष्ट लागत नहीं होती। हमने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तब हमने पढ़ा था कि दो तरह की कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इसकी कोई भी इसकी कोई भी स्पष्ट लागत नहीं होती, लेकिन इस पूंजी की अवसर लागत होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल जो ये रिटेन अर्निंग्स होती हैं ये किसका पार्ट होती हैं, जो कंपनी के लाभ होते हैं। तो कंपनी अपने लाभों का एक हिस्सा अंशधारियों में वितरित कर देती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में, और बाकी बचा हुआ जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो कंपनी किस में ट्रांसफ़र कर देती है, रिटेन्ड अर्निंग्स में, जो भविष्य में कंपनी के लिए वित्त पूर्ति के रूप में एक पूंजी स्रोत में उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स किसका पार्ट है, ये अगर कंपनी अपने लाभों का पूरा हिस्सा अंशधारियों में वितरित कर देती तो यानी एट द एंड ये किसको मिलना चाहिए था, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स द्वारा जो त्याग किया गया है कि यदि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उस पर जो अर्निंग होती या इक्विटी शेयर होल्डर्स द्वारा जो त्याग किया गया है वह त्यागी क्या कहलाती है, प्रतिधारित अर्जनों की लागत कहलाती है। यहाँ देखिए, प्रतिधारित अर्जनों की अवसर लागत अंशधारी द्वारा त्याग किया हुआ लाभांश है। कौन से अंशधारी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। यदि कंपनी इस आय को संचित करने के बजाय अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित कर देती तो अंशधारी इसे, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, वो इसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते, और इन्वेस्ट करते तो उन्हें कोई ना कोई इनकम अवश्य प्राप्त होती। इसलिए प्रत्येक अंशधारी इन प्रतिधारित या रोकी गई अर्जनों पर कंपनी से उतनी आय की अपेक्षा करता है जितनी उससे उसके प्राप्त होने पर वैकल्पिक विनियोजन से उत्पन्न होने वाली आय से वंचित रहना पड़ता है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो इतनी आय की अपेक्षा करते हैं कि यदि कंपनी द्वारा इन्हें नहीं दिया गया है तो कंपनी इन पे इतना रिटर्न अवश्य हो कि जो ये रिटर्न कहीं और विनियोग करके प्राप्त कर सकते थे। तो यह वंचित अथवा त्यागी गई आय ही प्रतिधारित अर्जनों की लागत है जिसकी अंशधारी कंपनी से अपेक्षा करता है। तो हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होती है, या आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले एग्जाम्स में कि प्रतिधारित अर्जनों से आप क्या समझते हैं। तो यह प्रतिधारित अर्जनों की लागत क्या होती है, तो कंपनी अपने लाभों का समस्त हिस्सा अंशधारियों में वितरित न कर एक भाग व्यवसाय में रोक लेती हैं, तो यही प्रतिधारित अर्जनें कहलाती हैं। इन प्रतिधारित अर्जनों की कोई स्पष्ट लागत नहीं होती है, लेकिन इनकी अवसर लागत होती है। क्षमता अंशधारियों द्वारा किया गया त्याग ही प्रतिधारित अर्जनों की लागत कहलाती है। अब प्रतिधारित कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, KR से। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 समायोजन करने पड़ते हैं, एक आयकर के लिए और एक दलाल कमीशन आदि के लिए समायोजन। आयकर, यदि ये राशि अंशधारियों को प्राप्त हो जाती तो अंशधारियों को भी इस पे कर चुकाना होता, लेकिन भारत में लाभांश अंशधारियों के हाथों में कर मुक्त है। लेकिन कंपनी को लाभांश के रूप में वितरित की गई राशि पर जो कंपनी है जो लाभांश वितरित करती है, प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दर से लाभांश कर चुकाना होता है, उन्हें डिविडेंड टैक्स पे करना होता है। तो ये टैक्स की राशि का हम समायोजन करेंगे
और सेकंड है दलाली कमीशन आदि के लिए समायोजन। जब अंशधारी कर पश्चात लाभांश आय का प्रतिभूतियों में विनियोग करना चाहते कि जब ये यदि कंपनी रोक के नहीं रखती, ये क्या है, रोकी गई लागतें या प्रतिधारित अर्जनों से आशय होता है रोकी गई अर्जनें, मतलब कि जो कंपनी की अर्निंग्स थी, जो कंपनी के लाभ थे, उनका एक हिस्सा कंपनी ने अंशधारियों में वितरित न करके रिटेन अर्निंग्स के रूप में रोक लिया है। तो यदि ये अंशधारियों को प्राप्त होता तो अंशधारी कर पश्चात लाभांश आय का प्रतिभूतियों में विनियोग करते, तब इस लाभांश के विनियोजन पर उन्हें दलाली कमीशन आदि के रूप में कुछ विनियोग करना पड़ता। इसके लिए भी समायोजन किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त समायोजन करने के बाद अवसर लागत अवधारणा के अनुसार प्रतिधारित अर्जनों की लागत की गणना के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी अब हम ये कौन सा मेथड है, अवसर लागत अवधारणा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स को हम KR से प्रेजेंट करते हैं या KR से प्रेजेंट करते हैं। अब जो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के जो फॉर्मूलाज पढ़े थे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो KE कैलकुलेट करने के मैं शॉर्ट में आपको वापस रिवाइज कराती हूँ। KE कैलकुलेट करने के हमारे 3 मेथड थे, डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड और डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ मेथड। तो डिविडेंड यील्ड मेथड में क्या था, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। आप यहाँ KR नहीं, हम यहाँ केवल ये जो यहाँ तक का फॉर्मूला है ये KE का फॉर्मूला है। ये डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ मेथड है। डिविडेंड पर शेयर जो कंपनी अंशधारियों को लाभों का एक हिस्सा जो लाभांश के रूप में वितरित करती है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड प्लस G यानी डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ मेथड। ये डिविडेंड मेथड है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये अर्निंग यील्ड मेथड है, अर्निंग डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। अर्निंग यानी कंपनी के अंशधारियों को जितना पर शेयर अर्निंग हो रही है। अब ये जरूरी नहीं कि कंपनी को जितनी अर्निंग हो कंपनी उतना ही लाभांश के रूप में वितरित कर दे। यही ना कि कंपनी अपनी अर्निंग्स का एक पार्ट रोक के रखती है, समस्त लाभ अंशधारियों में वितरित नहीं किया जाता है। तो हमारे 3 मेथड हो गए थे, डिविडेंड यील्ड मेथड, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो KR कैलकुलेट होती है वो KE जो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं उसी में से 1 माइनस पर्सनल टैक्स एंड 1 माइनस ब्रोकरेज, जो दलाली या कमीशन की आपको रेट या परसेंटेज गिवन होगा क्वेश्चन में, और टैक्स रेट भी आपको गिवन होगी। तो जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से 1 माइनस TP यानी पर्सनल टैक्स रेट और 1 माइनस B यानी जो लागत होती है उससे हम माइनस कर देते हैं, तो वो क्या आ जाती है हमारे KR, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ही पार्ट है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के जो 3 मेथड थे वो ही सेम मेथड है, डिविडेंड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड और डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ मेथड। तो यहाँ जो ये अलग अलग आपको फॉर्मूलाज गिवन है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे इन्होंने पहले डिविडेंड मेथड से कॉस्ट ऑफ डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ मेथड और अर्निंग यील्ड मेथड से पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट की है। यदि आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस TP यानी पर्सनल टैक्स रेट 1 माइनस B यानी ब्रोकरेज। ये देखिए अंशधारियों के प्रति अंश अपेक्षित लाभांश या अर्जन दर वही KE है, लाभांश वृद्धि दर, पर्सनल टैक्स रेट, देय दलाली, क्षमता पूंजी की लागत और प्रति अंश बाजार मूल्य है। प्रतिधारित अर्जनों की लागत ज्ञात करने की एक और अवधारणा है जिसे हम बोलते हैं राइट्स प्रस्ताव अवधारणा। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी अवसर लागत अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार अंशधारी प्रतिधारित लाभों का अधिकारी है और रोकी गई अर्जनें यदि कंपनी में रखी जाती है तो इन रोकी गई अर्जनों की सीमा से अंशों का मूल्य बढ़ जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत अंशधारी को पूंजी लाभ कर देना होगा। तो इसमें हम KR कैलकुलेट करने में बस एक छोटा सा चेंज है कि हम जो पुराने फॉर्मूला था कि DPS वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब हम कैलकुलेट करते तो डिविडेंड पर शेयर 1 माइनस TP यानी पर्सनल टैक्स रेट 1 माइनस B यानी ब्रोकरेज। अब यहाँ नीचे आपको एक छोटा सा चेंज करना है, मार्केट प्राइस में से 1 माइनस TC का है कि कैपिटल गेन टैक्स रेट, जो पूंजी लाभ कर होता है उसे हमें मार्केट प्राइस में से माइनस करना है।
बाकी जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है उसमें से 1 माइनस आयकर के लिए, पर्सनल टैक्स के लिए समायोजन और दलाली के लिए समायोजन हम जो हमारी अवसर लागत अवधारणा थी उसमें भी करते थे। इसमें बस आपको क्या करना है, एक नया चेंज है, मार्केट प्राइस में से कैपिटल गेन टैक्स रेट को माइनस करना है। तो अब यदि लाभांश के रूप में आपको एक नोट दिया गया है कि यदि सूचना नहीं है जिसमें आयकर की दर, दलाली आदि की सूचना नहीं है, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वो ही क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। एग्जाम्पल दिया गया है, यदि हम मान लें कि कंपनी प्रतिवर्ष 16 लाख रुपए अर्जित करती है, यानी अर्निंग पर शेयर है। यदि इस संपूर्ण आय को कंपनी द्वारा 22% लाभांश कर चुकाने के बाद अंशधारियों में वितरित कर दिया जाता है, तो यानी हम टैक्स माइनस कर देंगे 22%, 16 लाख का 22% आपका आ गया 3,52,000। तो इस विनियोग पर अंशधारियों को उपलब्ध प्रत्याय दर 12% है। अंशधारियों को नए अंशों पर दलाली के रूप में 1% लागत चुकाने की भी संभावना है। तो आपको प्रतिधारित अर्जनों की लागत क्या होगी? तो ये 16 लाख है, इसमें से आपने 22% टैक्स घटा दिया है। उसके बाद कर पश्चात लाभांश आ गया, दलाली लागत आपको 1% दे रखी है, तो इसका 1% तो ये आ गया। विनियोगों पर आय कितनी होनी चाहिए, 12%, यानी कंपनी की अर्निंग्स कितनी हो गई, 1,48,262 रुपये, डिवाइडेड बाय कंपनी की जो मार्केट उपलब्ध अर्जने, लाभांश हेतु उपलब्ध अर्जने, देखो प्रतिधारित अर्जनों द्वारा अंशधारियों पर अर्जित की जाने वाली प्रत्याय दर होगी 1,48,262 डिवाइडेड बाय 16 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका आ गया 9.27%। अब ये देखिए यहाँ आपको इस सूत्र से कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है 0.12, ये तो हमने डिटेल में की है। अगर हम इन शॉर्ट अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले फॉर्मूले से करते हैं तो के ही है आपके 0.12, ये दी हुई है ना आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी। विनियोग, इस विनियोग पर अंशधारियों को उपलब्ध प्रत्याय दर 12% है, 12 है। पर्सनल टैक्स की रेट 0.22 है, बी है 0.001, कैसे आया, 1% है, तो आप 1 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये क्या बन जाएगा 0.01, और ये 0.22 आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 9.27%। वही सेम फॉर्मूला है, के ई में से हमें 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट और 1 माइनस ब्रोकरेज को माइनस करना है। हम आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो डीपीएस दिया हुआ है 15, पर्सनल इनकम टैक्स की रेट दे रखी है 30%, मार्केट प्राइस दे रखी है 110, ब्रोकरेज ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड। तो सबसे पहले या तो आप के ई कैलकुलेट कर लीजिए या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दें जिसमें के ई भी कैलकुलेट हो जाएगी। हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। के ई कैलकुलेट करनी है तो डीपीएस पहले, जैसे के ई हम अगर पहले कैलकुलेट कर ले तो हमारा डीपीएस कितना है, डिविडेंड पर शेयर 15, मार्केट प्राइस कितनी है 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इससे के ई आ जाएगा। फिर इसमें से हम 1 माइनस टीपी और 1 माइनस बी को माइनस कर देंगे। यही है, ये हम साथ में भी कर सकते हैं। जैसे इसमें यही है 15 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ पे आपने पर्सनल टैक्स और ब्रोकरेज को माइनस कर दिया, तो आपके कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आ गई 9.45%। ये ध्यान रखिएगा कि लागत लाभांश के रूप में वितरित आय पर आयकर एवं निर्गमन लागत के कारण हमेशा समता पूंजी की लागत से कम होगी। जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स होगी वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होगी। फिर है सेकंड राइट्स प्रस्ताव अवधारणा, हमने 2 पढ़ी थी ना, अवसर लागत। इसमें क्या चेंज करना है, हमें सिर्फ मार्केट प्राइस में से किसको माइनस करना है, कैपिटल गेन टैक्स रेट को। डिविडेंड पर शेयर 9 है, पर्सनल इनकम टैक्स रेट 30%, कैपिटल गेन टैक्स रेट दे रखा है आपको 20%, मार्केट प्राइस है 100। बहुत इजी है, 9 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ ब्रोकरेज नहीं है तो हम नहीं माइनस करेंगे, 1 माइनस पी, और नीचे मार्केट प्राइस में यहाँ क्या आ गया 1 माइनस टी सी, ये 0.20 है ना, 0.20 यानी 20 डिवाइडेड बाय 100, और ये 0.30 यानी 30 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ गया 7.875%। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, देखो करंट मार्केट प्राइस शेयर की दी हुई है 140, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन या ब्रोकरेज दे रखा है 3% ऑन मार्केट प्राइस, ग्रोथ इन एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ मेथड है 5%, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर ऑन न्यू शेयर्स दे रखा है 14, शेयर होल्डर्स मार्जिनल या पर्सनल इनकम टैक्स दे रखी है आपको 12%। तो इन्होंने सबसे पहले अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लें तो हमारा यहाँ देखिए आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर
ऑन न्यू शेयर्स कितना है 14, यानी आपका डिविडेंड है पर शेयर 14 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस है 140 इंटू 100 प्लस जी कितना है ग्रोथ इन एक्सपेक्टेड डिविडेंड 5%, यानी पहले 14 अगर आपको डिविडेंड मिल रहा था तो 14 का हमको इसमें प्लस डायरेक्ट यहीं पे हम क्या कर देंगे 5% ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आएगा 10 प्लस 5% जी, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 15%। और इसमें से अब 1 माइनस टी और 1 माइनस बी माइनस कर देंगे। ये 1 माइनस टी तो पर्सनल टैक्स रेट तो 22 है और ब्रोकरेज की रेट है आपका 3%। ये देखिए आप 14 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 5, ये तो आपका के ई कैलकुलेट हो गया यहाँ तक। तो ये के ई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था यहाँ तक, फिर उसमें से 1 माइनस टी और 1 माइनस बी को माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 11.35%। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, इस वीडियो में हमने जो प्रतिधारित अर्जनों की लागत की 2 अवधारणा है, राइट्स प्रस्ताव अवधारणा और अवसर लागत अवधारणा, बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। अब बहुत छोटे छोटे और सिंपल फार्मूला है, इनको यदि आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग पेपर है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करिए, और इस वीडियो को देखने के बाद मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए हैं, असाइनमेंट्स भेजे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी असाइनमेंट सेंड कर चुकी हूँ, तो आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करिए और मुझे वापस व्हाट्सएप पर सेंड करिए। स्टे होम, स्टे सेफ।